और ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई। वाराणसी की जिला अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। जिला अदालत एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर सुना सकता है फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वजू खाने के सर्वे को लेकर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बहुत अहम है। ज्ञानवापी को लेकर आज वाराणसी की जिला अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जिला अदालत एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर अपना फैसला सुना सकता है। दोपहर 2 बजे के आसपास इस पर फैसला आने की उम्मीद है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वजूखाना के सर्वे को लेकर सुनवाई होनी है। 21 अक्टूबर को वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस मनीष कुमार निगम की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने ये तर्क दिया था कि धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए वजूखाने का सर्वेक्षण जरूरी है, जिस पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 के अपने आदेश के जरिए उस क्षेत्र की विधिवत सुरक्षा करने का आदेश दिया था जहां शिवलिंग पाए जाने की बात कही गई है। इसलिए एएसआई को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना उचित नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। कल देर शाम इसकी घोषणा की गई। पीएम मोदी ने इस पर खुशी जताई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। आज उनकी 100वीं जयंती है। कल देर शाम इसकी घोषणा होने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है। पीएम ने लिखा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के बड़े नेता थे और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर ने ही पहली बार बिहार में पिछड़ों को आरक्षण दिया था। कुल 12% आरक्षण में 4% पिछड़ों को और 8% अति पिछड़ों को आरक्षण देने वाले नेता कर्पूरी ठाकुर थे। उन्हें जननायक कहा जाता है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। नीतीश ने इसके लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा का बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। नीतीश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। दरअसल नीतीश के सोशल मीडिया पर पहले जो पोस्ट किया था उनमें पीएम मोदी का जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दूसरे पोस्ट में नीतीश ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं नीतीश का पार्टी ने भी केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के बाद अब बिहार में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। जेडीयू, आरजेडी सभी के अपने अपने दावे। देखिए रिपोर्ट। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद आरजेडी और जेडीयू में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। जेडीयू का दावा है कि वो लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, तो वहीं ऐसा ही दावा आरजेडी भी कर रही है। लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना
पकड़ न करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। तो वहीं लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट कर बताया कि वो पहले से इसकी मांग कर रहे थे। वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और उपहासित वर्गों के पैरोकार महान समाजवादी नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी दशकों पुरानी मांग पूरी होने पर अपार खुशी हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद। और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान ने भी खुशी जाहिर की है और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि शोषित, वंचित लोगों के हक के लिए लड़ने वाले नेता को ये सम्मान असली श्रद्धांजलि है। 36 वर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच, आज देखिए पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर जी का जो मान सम्मान मिला है, भारत रत्न की उपाधि मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसला के लिए पूरे देश की जनता और बिहार की जनता, हम सभी लोग उनके कायल हैं। वहीं एलजेपी रामविलास पार्टी के नेता और सांसद चिराग पासवान ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है और इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने भी खुशी जाहिर की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद खुशी जाहिर की। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय उनके अथक संघर्षों को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस निर्णय से युवा पीढ़ी कर्पूरी बाबू के विशाल योगदान को जान पाएगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का निर्णय सामाजिक समरसता एवं गरीब कल्याण के विचार का और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान का सम्मान है। इस निर्णय के लिए मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि समता और सामाजिक समरसता के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय का अभिनंदन करता हूं। ये बिहार सहित पूरे देश के लिए गौरव करने वाला निर्णय है। अपने उच्चतम आदर्शों और मूल्य आधारित सार्वजनिक जीवन से भारतीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न उचित सम्मान है। और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा होने के बाद समस्तीपुर में उनके परिवार ने भी जश्न मनाया। बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले कर्पूरी ठाकुर के परिवार ने भारत रत्न देने की घोषणा होने के बाद जश्न मनाया। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और अब बात राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। यात्रा के 10वें दिन जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी और सियासी ड्रामा हुआ। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को राहुल गांधी का काफिला मेघालय से गुवाहाटी शहर की सीमा पर पहुंचा। राहुल कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ शहर के अंदर से यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन असम पुलिस ने यात्रा को शहर के बाहर रोकने के पूरे इंतजाम कर रखे थे, जिसके बाद गुवाहाटी शहर के एंट्री पॉइंट पर कई घंटे जबरदस्त टेंशन रही।
पुलिस की दलील थी कि कांग्रेस की यात्रा से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर के अंदर जाने की जिद कर रहे थे। हंगामा और झड़प इस बात को लेकर शुरू हुई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी शहर से होकर जाएगी या नहीं। असम सरकार ने शहर के अंदर यात्रा की अनुमति नहीं दी। इसी बात से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस जवानों से झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए। हंगामे के थोड़ी देर बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को एफआईआर करने के निर्देश दिए, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, असम एक शांतिपूर्ण राज्य है और इसमें नक्सली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुंबई के मीरा रोड इलाके में बुलडोजर एक्शन। मीरा रोड पर हिंसा के बाद प्रशासन की सख्त कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। महाराष्ट्र के मीरा रोड, भयंदर और नया नगर में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सरकार और प्रशासन दोनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। यहाँ प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। नया नगर इलाके में सड़कों पर बनाए गए अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम मंगलवार को शुरू हुआ। मंगलवार से शुरू हुई ये कार्रवाई आज भी जारी रहने की उम्मीद है। इस बीच मंगलवार रात नीतीश राणे के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता मीरा रोड इलाके में इकट्ठा हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीपी ऑफिस का घेराव किया और हिंसा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अभी मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पुलिस कमिश्नर ने दी, 14 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग उधर थे। जो मुझको आई विटनेस ने कहा है, हमने ने इनको बोला जल्द से जल्द तुम लोग इधर कार्रवाई करो। मेरे हिसाब से 100-200 से ज्यादा लोग हैं, इनको सब मालूम है, सीसीटीवी कैमरा है। पुलिस क्या कर सकती है ना, वो जानने वाला कार्यकर्ता में है। इसे पुलिस ने अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो भारत में राम मंदिर बनने से इतना परेशान है कि उसे अब पीओके के कब्जा हो जाने का डर सताने लगा है। ये सुनकर हमें भी हैरानी हुई, लेकिन ये जान लीजिए कि पाकिस्तान में ये बयान कोई आम जनता का नहीं है, बल्कि ये खौफ पाकिस्तान की सरकार का है। उसे पीओके को लेकर ये खौफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। उसे पीओके को लेकर ये डर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से है। पाकिस्तान में यह डर वहां के विदेश मंत्रालय ने जाहिर भी किया। उसकी ओर से जारी बयान का पूरा मजमून आपको हम दिखाएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि बाबरी मस्जिद के नाम पर वहां की मीडिया भी किस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला विराजमान, पाकिस्तान पीओके को लेकर परेशान। पाकिस्तान सरकार का यह बयान क्या आपने भी सुना? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की ये अद्भुत और दिव्य तस्वीर सामने आई तो पूरा हिंदुस्तान रामोत्सव में डूब गया। शाम को पीएम ने अपनी आवाज पर राम ज्योति जलाई और भारत के करोड़ों घर भी दिए से रोशन हो गए। लेकिन इस ऐतिहासिक पल को देखकर पाकिस्तान क्यों घबरा गया? असल में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद एक बयान जारी किया। राम मंदिर निर्माण पर जहर उगला और ताज्जुब की बात है कि इस बयान में आगे उसने पीओके से कब्जा छिन जाने का डर भी जाहिर किया। सुनिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। भारत में हिंदुत्व की विचारधारा का बढ़ता ज्वार क्षेत्रीय शांति और सद्भावना के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि भारत के दो प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस और राम मंदिर के उद्घाटन को पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर दोबारा कब्जा करने की दिशा में पहला कदम बताया है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इतने पर ही नहीं रुका। राम मंदिर के खिलाफ जहर उगलते हुए उसने नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले की भी आलोचना की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने लिखा, सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को उग्र भीड़ ने तोड़ दिया था। अफसोस की बात है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद की जगह पर एक मंदिर के निर्माण की अनुमति भी दी। पाकिस्तान ने अपने इस बयान में हर बार की तरह मुस्लिम कार्ड खेला है और इतना ही नहीं, भारत की मस्जिदों पर खतरा बताकर भड़काने की कोशिश की है। असल में पाकिस्तान ने अपने इस बयान में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह की चर्चा की।
और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इन मस्जिदों को भी भारत में हिंदुत्व की बढ़ती विचारधारा से खतरा बताया। मजे की बात है कि पाकिस्तान ने इसके बाद संयुक्त राष्ट्र से लेकर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भारत में इस्लामिक धरोहरों को बचाने की बेतुकी अपील भी की। पाकिस्तान की इस हरकत को कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खामख्वा मैं कौन वाली करतूत। और ये नसीहत वो पाकिस्तान दे रहा है जिसका दामन अपने यहाँ के मंदिरों को तोड़े जाने से दागदार है। असल में पाकिस्तान का पीओके वाला ये डर भारत में एक बयान से जाहिर हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कहा था कि अयोध्या के बाद अब अखंड भारत की बारी है। उन्होंने पीओके को भारत में मिलाने की बात भी कही थी। पाकिस्तान इससे घबराया है और राम मंदिर पर बिन मांगी नसीहत दी। जबकि पाकिस्तान का सच क्या है ये भी सुनिए। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तुर्की की अडोलू न्यूज एजेंसी समेत दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार दावे किए गए कि 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान को जो 428 मंदिर विरासत में मिले थे उनमें से कई तोड़ दिए गए और आज की स्थिति यह है कि इनमें से बमुश्किल 22 मंदिर ही बचे हैं। इन बचे हुए मंदिरों में कई खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। दूसरा सच ये कि 1992 में जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था तब पाकिस्तान ने अपने यहां 30 से अधिक मंदिरों को तोड़ दिया था। तीसरा सच ये कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में जारी प्रेस रिलीज में कहा था कि पाकिस्तान और चीन में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। अमेरिका ने चीन पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में चिंता वाले देशों की लिस्ट में डाला है। और मजे की बात यह कि यही पाकिस्तान आज भारत को राम मंदिर पर नफरत वाली नसीहत दे रहा है। खैर, नफरत और ईर्ष्या करने वाले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हैं। सेलेक्टिव सोच और जहरीली मानसिकता वाले कई ऐसे संगठन हैं जिनकी भाषा अयोध्या के राम मंदिर पर हूबहू पाकिस्तान वाली है। खुद को निष्पक्ष बताने का दावा करने वाले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस बीबीसी ने क्या छापा है, जरा ये भी देख लीजिए। बीबीसी वर्ल्ड की ओर से अयोध्या में कार्यक्रम पर रिपोर्ट छापी गई जिसमें पीएम मोदी की गर्भगृह में पूजा वाली तस्वीर थी और हेडलाइंस में लिखा था भारतीय प्रधानमंत्री ने उस जगह पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जहां पर मस्जिद थी। इसी तरह विश्व के एक और प्रमुख दैनिक समाचार पत्र अमेरिका के द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइंस देखिए। अयोध्या या राम मंदिर वाली पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है कि भारत में उस जगह हिंदू मंदिर बनाया गया जहां 16वीं शताब्दी से मस्जिद थी। यह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है। वैसे इन संगठनों को भारतवंशियों के उत्साह की तस्वीर भी देखनी चाहिए थी जो इन्हीं के देश में मौजूद है। ये तमाम लोग अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख रहे थे, भक्ति के रंग में डूबे हुए थे, गली गली भगवान राम के जयकारे लगा रहे थे। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ऐतिहासिक था। पीएम मोदी ने भगवान राम को सबका बताया है, जिसके मुताबिक राम विवाद नहीं बल्कि राम समाधान है। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम में इंटरनेशनल मीडिया के दिग्गज भी मौजूद थे। सभी की पैनी नजर न सिर्फ इस कार्यक्रम पर थी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकले हर शब्द पर थी। आप भी देखिए इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कैसे रिपोर्ट किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन दी, मोदी ओपन्स अ जायंट टेंपल इन अ ट्रायम्फ फॉर इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट्स। यानी मोदी ने भारत के हिंदू राष्ट्रवादियों की जीत में एक विशाल मंदिर खोला। अपने आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, मोदी ने अयोध्या में अपनी भूमिका की तैयारी में 11 दिन का अनुष्ठान शुरू किया। मोदी ने धर्म और राजनीति को मिलाकर वो हासिल किया जो इसके पहले कोई नहीं कर सका। इसके अलावा अल जजीरा ने हेडलाइन दी, इंडियाज मोदी ओपन्स राम टेंपल बिल्ट ऑन साइट ऑफ डिमोलिश्ड मॉस्क इन अयोध्या। यानी भारत के पीएम मोदी ने अयोध्या में ध्वस्त मस्जिद की जगह पर बने राम मंदिर का उद्घाटन किया। अल जजीरा ने आगे लिखा, भगवान राम को समर्पित मंदिर हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति की जीत का प्रतीक है और आम चुनावों में उनकी अनौपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। वहीं निकी एशिया ने हेडलाइन बनाई, मोदी ओपन्स अयोध्या's sprawling राम टेंपल इन प्री इलेक्शन स्पेक्टेकल। यानी चुनाव से पहले मोदी ने अयोध्या में विशाल राम मंदिर का उद्घाटन किया।
निकी एशिया ने आगे लिखा, 28 हेक्टेयर में फैले मंदिर में हर रोज 1 लाख भक्त दर्शन करेंगे। शहर में नया एयरपोर्ट बना है, होटल्स खुल रहे हैं, मंदिर उस जगह बना है जो कभी हिंदू मुस्लिम संघर्ष का केंद्र था। यह चुनाव में मोदी के लिए मील का पत्थर होगा। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी कवरेज में लिखा है, भगवान राम के भक्त सिर्फ भारत में नहीं हैं, बल्कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और मलेशिया जैसे देशों में भी राम की शक्ति को पूजा जाता है। यानी ज्यादातर विदेशी मीडिया हाउसेस ने भगवान राम और उनके दुनिया भर में करोड़ों भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कवर किया है और इसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।